So hello everyone, this is me Nivedita Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel. Hope you all are doing well. Okay, so ये है हमारी रियल नंबर सीरीज़ का थर्ड लेक्चर। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा नंबर सिस्टम के बारे में सारी डिटेल्स, रिवाइज़ किए थोड़े पुराने कॉन्सेप्ट्स और फिर उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में किया था अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि है आपके NCERT के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। और आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा है HCF एंड LCM। HCF एंड LCM इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉट ओनली फॉर क्लास 10th बट फॉर हायर क्लासेस ऑल्सो। तो आज इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे और पूरे जितने भी डाउट हैं सभी क्लियर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो HCF और LCM जो है इसी के एप्लीकेशन पार्ट है। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने पढ़ा था, जिसमें बोला गया था कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर है तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी का एप्लीकेशन पार्ट है हमारा HCF एंड LCM। सबसे पहले समझेंगे HCF क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म हमारा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और HCF को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, GCD। तो अगर आपको क्वेश्चन में HCF की जगह अगर GCD लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना, HCF ही है वो। तो समझते हैं क्या मतलब इसका। देखिए, अब इधर लिखा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले तो ये फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। फैक्टर्स क्या हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था फैक्टर के बारे में। तो समझते हैं हमने HCF में हमें निकालना क्या है। टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स सपोज 6। ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है जिसको मैं 2 × 3 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग ये हमारा कंपोजिट नंबर है जिसे हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 12, जिसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 × 3 की फॉर्म में। ओके, सो अब हमें क्या करना है कि इनमें चेक करना है कि हमारे कॉमन फैक्टर्स कितने हैं। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। तो सबसे पहले तो HCF के लिए जितने भी आपको कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं उनको लिख लीजिए, एक 2 और 3। ठीक है, तो 2 × 3 यही हमारा है HCF। मतलब ये कि हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले अपने कंपोजिट नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से फैक्टर्स बनाए उसके, फिर उसके बाद हमने उन फैक्टर्स में देखा कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं। उन सभी कॉमन फैक्टर्स को हमने लिख दिया। तो जब सभी कॉमन फैक्टर्स को लिखा और उसका मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना, जो कि हमारा आ रहा है 6। तो ये तो था समझाने के लिए कि हमें HCF का मतलब क्या है। पर अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमारे पास एक नंबर है 18 और एक है 42। हमें इसका HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि हमारी आएगी 2 × 3 × 3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 × 3⁻²। 42 की 2 × 3 × 7। ओके, अब हमें क्या करना है, HCF के लिए चेक करना है कि हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 2 हमारा कॉमन है, दोनों में लिख लेंगे। 3 हमारा कॉमन है, लिख लेंगे। 7 इसमें है, इसमें नहीं है तो हम इसे नहीं लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर्स लिख लिए। अब इनमें हाईएस्ट कैसे चेक करना है। अब चेक करिए कि इन दोनों में नंबर की रेज़ टू पावर चेक करनी है। यहाँ पे 2⁻1 है, यहाँ पे 2⁻1 है, तो हम यहाँ पे 2⁻1 ही लेंगे। अब इसके केस में 3⁻2 है, यहाँ पे 3⁻1 है, तो हम दोनों में से जो छोटी पावर होती है उसको लेंगे। तो 2 और 1 में से 1 छोटा है तो हम 1 ले लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 6। तो 42 और 18 का HCF हमारा हो गया 6। अब अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि हमें इसमें छोटी पावर लेनी कि बड़ी लेनी है, तो मैं उसको भी समझा देती हूँ कि देखिए, अब यहाँ पे 3 हमारे 2 थे, यहाँ पर 1 था, तो कॉमन कितने हैं? कॉमन तो 1 ही है ना, तो इसलिए हमारा 3⁻1 ही आया। तो ये हम ऐसे सॉल्व करते हैं HCF को। अब हम समझते हैं कि LCM क्या होता है।
एलसीएम हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो क्या मतलब इसका, इसमें बात करिए हम मल्टीपल की, एचसीएफ में हम बात करते थे फैक्टर, एलसीएम में हम बात करें मल्टीपल्स की। तो मतलब क्या है कि कोई भी नंबर है उसका हम मल्टीपल लिखेंगे सबसे पहले। एग्जाम्पल 3 हमारा है तो 3 का हम मल्टीपल्स लिखेंगे। मल्टीपल्स मीन्स कि उसका टेबल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। दूसरा नंबर ले लेते हैं हम 6, तो 6 के भी मल्टीपल्स लिख लेते हैं, 6, 12, 18, 24। ओके, अब इसमें हम चेक करेंगे मल्टीपल्स में कॉमन मल्टीपल्स कितने हैं। तो यहाँ पर भी 6 है हमारा, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पे 12, इसमें भी 12 है, इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है, इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है। अब इनमें हमने चेक करना है कि सबसे लीस्ट कौन सा है, मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा है। क्योंकि अगर हम इसमें बड़े की बात करेंगे तो वो तो इनफाइनाइट होगा, नंबर्स तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम चेक करते हैं लीस्ट, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 12, 6, 18, इन सब में कौन सा सबसे छोटा है, 6 छोटा है। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 6। तो ये मतलब होता है हमारा एलसीएम का। लेकिन एग्ज़ाम में हम पूरा टेबल तो लिखेंगे नहीं, तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं समझते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से। तो टेक एन एग्जाम्पल, एक हमारे पास नंबर है 18, एक है 42। तो सबसे पहले हम इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 18 की हमारी हो गई 2 × 3 × 3, इसको मैं 2 × 3 रेज़ टू पावर 2 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। 42 की हमारी हो गई 2 × 3 × 7। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, जितने भी फैक्टर्स दिए हैं उन सबको लिख लो। 2, फिर 3, फिर 7 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन हम लिख लेंगे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इन दोनों में सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है। अब 2 रेज़ टू पावर 1 है, यहाँ पे भी 2 रेज़ टू पावर 1 है, तो इधर 2 रेज़ टू पावर 1 नहीं आएगा। अब यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 2 है, इधर 3 रेज़ टू पावर 1 है, तो दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, ये, तो हम 3 रेज़ टू पावर 2 ले लेंगे। और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो 7 रेज़ टू पावर 1 नहीं आएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे हमारा नंबर आ जाएगा 126। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। तो समझ आ गया, एलसीएम के केस में हमें करना है पार की दोनों में से जिसकी सबसे बड़ी पार है वो लिख लेनी है, और जितने भी नंबर्स हमें दिए हैं फैक्टर्स में उन सबको एक एक बार लिख लेना है और आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये होता है एलसीएम। अब हम पढ़ेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज़ इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इनटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। मतलब अगर आपको कोई दो नंबर्स दिए हैं तो उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल होगा उन दो नंबर के एचसीएफ और मल्टीप्लाई बाय उन दोनों के एलसीएम के इक्वल। तो एग्जाम्पल लेते हैं इसकी भी। अभी हमने जो एग्जाम्पल ली 18 और 42 की, उसी की ले लेते हैं। 18 × 42 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 42 एंड 18 क्या आया था हमारा 6 इनटू एलसीएम हमारा आया 126। तो ये इक्वल होगा इसके, ये मतलब है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का। तो ये है हमारी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें उन्होंने बोला कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। तो सॉल्व करते हैं इसको। 6 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो आ जाएगी हमारी 2 × 3। 20 की करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 2 × 2 × 5, जिसको कि मैं 2⁻² × 5 करके लिख सकती हूँ। अब एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था, दोनों में जो कॉमन है वो लिख लो। अब इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, इसमें 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है, इसमें नहीं है, तो हम सिर्फ 2 ही लिखेंगे। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 2। एलसीएम के लिए जितने भी फैक्टर्स हैं उनको एक बार लिख लीजिए, 2, 3 और 5, इनके अलावा तो कुछ भी नहीं है, लिख लिया। अब हम फिर चेक करेंगे कि दोनों में से रेज़ टू पावर किसका ज़्यादा है। तो 2⁻1 और 2⁻2 में से 2⁻2 बड़ा है, तो 2⁻2 आ गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर नहीं है, तो 3⁻1 ही रहेगा। यहाँ पे 5 है, इसमें नहीं है, तो 5⁻1 ही रहेगा। तो हमारा जो एलसीएम है वो हमारा आ जाएगा 60। तो ये हमें सॉल्व करने को बोला था एग्जाम्पल 2 में एनसीईआरटी की। अब एनसीईआरटी की एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है
फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404, देन फाइंड LCM ऑफ 96 एंड 404। तो क्या मतलब वो कह रहे हैं कि पहले HCF निकालो उसके बाद LCM निकालो। तो मतलब हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की। तो सबसे पहले हम 96 की फैक्टराइजेशन कर देंगे, जो हमारी आएगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2⁵ इंटू 3। 404 की हमारी आ जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 101, मतलब 2⁵2 इंटू 101। तो HCF के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लिख लेते हैं। अब इसमें इनमें कॉमन 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे 101 है, यहाँ पर नहीं है, तो हम सिर्फ 2 को लिखेंगे। अब इन दोनों में से किसकी पार छोटी है, इसकी, तो हम 2⁵2 लिखेंगे, मतलब हमारा HCF जो है 4 आ गया। अब हमारा HCF आ गया, अब हमने LCM निकालना है प्रोडक्ट फॉर्मूला से, प्रॉपर्टी जो बताई थी अभी, तो करते हैं उसको। अब HCF हमारा आ गया था 4 और नंबर हमें दिया 96 और 404। तो क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो 96 इंटू 404 हमारा आ गया LCM इंटू 4। तो हमें LCM निकालना है, तो ये आ जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन 4 इज इक्वल टू LCM, मतलब हमारा LCM आ गया, इसको आप जब सॉल्व करेंगे 9696, तो ये हमने निकाल दिया LCM। ठीक है, तो आपको इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो समझ आ गई। अब बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी की। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कह रही है कि LCM ऑफ गिवन नंबर्स हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू HCF ऑफ द सेम नंबर्स। कि मतलब आपका जो LCM होता है दो नंबर्स का, वो या तो बड़ा होगा HCF के या फिर उसके इक्वल होगा। LCM कभी भी छोटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं छोटा हो सकता, क्योंकि LCM मल्टीपल की बात कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि मल्टीपल जो होगा वो अपने नंबर से बड़ा ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ HCF से, मतलब कि जो HCF का कॉन्सेप्ट है उस पर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट टाइप तो होती है हमारी, जहाँ हमें फाइंड करना होता है लार्जेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड X, Y एंड Z। मतलब कभी कोई क्वेश्चन आया जिसमें आपको बोला गया है कि हमें 2 या 3 नंबर दिए हैं और आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करे इन तीनों नंबर को, तो उन केस में हमें निकालना होता है HCF। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 8, 12 एंड 24। तो इसमें हमें HCF निकालना है। कैसे पता चला? सबसे फर्स्ट चीज़ कि हमें यहाँ पे बोला गया है लार्जेस्ट नंबर। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट। तो याद रखना हाईएस्ट की बात की गई है और लार्जेस्ट नंबर निकालना है, मतलब HCF निकालना है। सेकेंड थिंग, मैंने अगर आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर वो नंबर होता है जो कि दूसरे किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी है कि लार्जेस्ट नंबर निकालिए जो कि डिवाइड करे 8, 12 और 24 को। तो मतलब हमें इसमें HCF निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। 8 का हमारा आ जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2⁵3। 12 का हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2⁵2 इंटू 3। 24 हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2⁵3 इंटू 3। अब HCF के लिए हम क्या करते थे? जो भी कॉमन है उसको लिख लिया। अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लिख लेते हैं। इधर 3 नहीं है, इधर और इधर है, तो हम नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद क्या चेक करते हैं कि इन सब में स्मॉलेस्ट पावर किसकी है, छोटी पावर किसकी है। अब यहाँ पर3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो छोटा किसका हुआ? 2 का, तो 2⁵2, मतलब हमारा HCF जो आ गया 4 आ गया। तो इन क्वेश्चंस में डायरेक्टली नहीं लिखा होता कि आपको HCF निकालना है कि LCM निकालना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि HCF कब निकलता है, LCM हम कब निकालते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन HCF का। सेकेंड एप्लीकेशन हमारा इस टाइप के क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। When we want to create sets out of 2 things such that all sets have the same number of each of the things,
क्या मतलब इसका कि हमें अगर दो चीज़ें दी हैं और हमें उसमें से सेट निकालने हैं, सेट बनाने हैं, मतलब कोई दो चीज़ें दी है, बाइफरकेट करके हमें इक्वल नंबर ऑफ सेट बनाने हैं और हर सेट में नंबर ऑफ थिंग्स जो होंगी वो इक्वल होगी, उस केस में हम निकालते हैं HCF। अब ये जो क्वेश्चंस हैं एप्लीकेशन पार्ट्स के, ये ना सिर्फ 10th क्लास के बल्कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए होते हैं। तो बच्चे वहाँ पे सिर्फ इसी बात पे रह जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि हम इसमें LCM निकालें कि HCF निकालें। तो इसलिए इनका कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है रवि हैज़ 49 पेंटिंग्स एंड 35 मेडल्स। He wants to display them in groups throughout his house, each with the same combination of paintings and medals, with none left over. What is the greatest number of groups Ravi can display? क्या मतलब इसका? हमें दो सेट दिए गए हैं, मतलब रवि के पास 49 पेंटिंग्स हैं और 35 मेडल्स हैं। वो उन सबको एक ग्रुप की फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहता है पूरे घर में, और कॉम्बिनेशन भी सेम तरह के बनने चाहिए, मतलब जितने भी ग्रुप्स बने उनमें इक्वल नंबर ऑफ पेंटिंग्स और मेडल्स होने चाहिए। तो हमें बताना है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बन सकते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन की वर्डिंग को समझें तो उन्होंने वहाँ पे बोला कि हमें डिस्प्ले करना है देम इन ग्रुप्स, मतलब हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है। हमें 2 सेट्स ऑफ थिंग्स दिए थे, हमें उसको डिवाइड करना है ग्रुप्स में, और कैसे डिवाइड करना है कि सेम कॉम्बिनेशन बने। तो यही यहाँ पे मैंने बोला कि अगर आपको सेट बनाना है किसी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का, और सेट भी इस तरह से होना चाहिए कि सेम नंबर ऑफ ईच ऑफ द थिंग्स हो, हर एक सेट में सेम नंबर ऑफ थिंग्स हो, तो उस केस में हम निकालते हैं HCF। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ग्रुप में P नंबर ऑफ पेंटिंग्स हैं इन 1 ग्रुप में। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स हमारे लेट कर लो n। तो टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग्स कितनी है हमारी? NP इज इक्वल टू 49। n हमारा है नंबर ऑफ ग्रुप्स और P है नंबर ऑफ पेंटिंग्स इन 1 ग्रुप। एक ग्रुप में कितनी पेंटिंग्स हैं? P, और टोटल ग्रुप कितने हमारे पास? n। तो n इंटू P हमारा हो जाएगा 49। सेम वैसे ही अगर सपोज करिए M हमारा है नंबर ऑफ मेडल्स इन 1 ग्रुप, और नंबर ऑफ ग्रुप हमारे n है। क्यों? क्योंकि हमें नंबर ऑफ ग्रुप्स इक्वल ही बनाने हैं दोनों के लिए। ग्रुप इस तरह से बनाने जिसमें सेम नंबर ऑफ पेंटिंग्स और मेडल्स हों। तो ग्रुप जितने n के होंगे उतने ही तो P के होंगे। तो n हमारा हो गया नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो टोटल हमारे n इंटू m हमारा है 35। टोटल मेडल्स कितने हैं? नंबर ऑफ ग्रुप्स इंटू नंबर ऑफ मेडल्स इन 1 ग्रुप। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर n इंटू P इज इक्वल टू 49 है, यहाँ पे n इंटू M इज इक्वल टू 35 है। तो मतलब हमारा n जो है कॉमन फैक्टर है P और M का। तो हम निकालेंगे इसमें HCF। तो निकालते हैं 49 और 35 का HCF। 35 को हम लिखेंगे 5 इंटू 7, और 49 को हम लिखेंगे 7 इंटू 7। अब HCF के लिए कॉमन देखिए, पहले 5 इधर है, इसमें नहीं है, दोनों में 7 कॉमन है, तो 7 लिख लेंगे। अब 7 यहाँ पे रेज़ टू पावर 1 है, यहाँ पर 7 रेज़ टू पावर 2 है, तो दोनों में से छोटा 7 रेज़ टू पावर 1, तो हमारा HCF आ गया 7। तो मतलब टोटल 7 ग्रुप्स हमारे बनेंगे जिसमें कि पेंटिंग्स और मेडल्स कंटेन होंगे। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ HCF। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ LCM की। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ LCM, जिस तरह से हमने HCF के बारे में समझा उसी तरह से हम LCM के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा एप्लीकेशन होता है टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x, y एंड z। मतलब अगर क्वेश्चन कोई ऐसा है जिसमें आपको पूछा गया कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड करता हो, तो उस केस में हम निकालते हैं LCM। अब इसको भी याद करने के लिए मैं बता दूं, स्मॉलेस्ट लिखा है और LCM में हमें लीस्ट नंबर निकालना होता है, और मल्टीपल की बात की गई है LCM में, और यहाँ पे भी क्या बोला कि वो नंबर जो है डिविजिबल होना चाहिए, मतलब डिवाइड करना चाहिए। तो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन में निकालते हैं LCM।
एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 105 एंड 130। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन 105 की। तो 105 की हमारा आ जाएगी 3 इंटू 5 इंटू 7। 130 की हमारी आएगी 2 इंटू 5 इंटू 13। ठीक है, अब हम इसमें एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम के केस में मैंने क्या बोला था, जितने भी फैक्टर्स हैं उनको एक एक बार लिख लीजिए। अब 2, 3, 5, 7, 13 और इन सब के रेस्ट टू पावर 1 ही है, तो एक एक बार ही लिखेंगे इसमें। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2730। तो ये हो गया हमारा एलसीएम ऑफ 105 एंड 130। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें हमें निकालना था स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 105 एंड 130। मतलब ये जो नंबर है ये 105 से भी एग्जैक्टली डिवाइड करके एक नंबर लाएगा और 130 से भी डिवाइड कर देगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ये हमारा एलसीएम है। सेकेंड एप्लीकेशन इसकी, अगर क्वेश्चन हमें पूछे गए हों when two actions repeat at different intervals and we are interested in finding when these actions occur together। मतलब अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कोई दो एक्शंस अलग अलग टाइम पर अलग अलग इंटरवल्स में हो रहे हैं और हम जानना चाहते हैं कि वो एक्शन वापस सेम टाइम पर कब होगा, तो उस केस में हम निकालते हैं एलसीएम। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं, तो वही कि बच्चों को पता ही नहीं चलता एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे भी। क्वेश्चन दिया हमें, अनीश गोज फिशिंग एवरी 5th डे एंड मोहन गोज फिशिंग एवरी 7th डे। इफ अनीश एंड मोहन बोथ वेंट फिशिंग टुडे, हाउ मैनी डेज अंटिल दे विल गो फिशिंग ऑन द सेम डे अगेन। मतलब अनीश जो है 5th डे पर फिशिंग के लिए जाता है, मोहन जो है 7th डे पर जाता है। अगर ये आज से, दोनों जनों ने आज से स्टार्ट की है फिशिंग, तो नेक्स्ट टाइम ये कब मिलेंगे सेम डे पर। तो समझिए इसको, अनीश जो है 5th डे पर जा रहा है, मतलब अनीश जो है हर 5 दिनों के बाद जाता है। अगर हम बोलें कि अनीश ने आज से स्टार्ट किया, आज के डे को हम डे 0 बोल देते हैं। नेक्स्ट टाइम वो कब जाएगा, 5th डे पर। उसके नेक्स्ट टाइम कब जाएगा, 5 के इंटरवल में 10th डे को, फिर 15th पर, फिर 20th पे। तो मतलब अगर आप देखिए तो ये 5 का मल्टीपल ही जा रहा है ना, मतलब हर 5th डे पर जा रहा है, तो ये 5 के मल्टीपल्स पे जा रहा है। सेम अगर हम मोहन की बात करें, आज से स्टार्ट किया उसने, फिर नेक्स्ट वो जाएगा 7th डे को, 7th के बाद 14th डे पर, फिर 21 डे पर और फिर 28th डे पर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे 7 के मल्टीपल बन रहे हैं, यहाँ पे 5 के मल्टीपल बन रहे हैं। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में हम निकालते हैं एलसीएम, मतलब कि अब ये वापस किस दिन दोनों जने मिलेंगे। अब इस ऐसे क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दूँ तो ताकि आपको समझ आ जाए कि एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं। इसको अगर मैं 25, 30, 35 तक कर दूँ और यहाँ पे 28 के बाद 35 कर दूँ, तो नेक्स्ट टाइम ये जब मिलेंगे 35th डे पर मिलेंगे, उससे पहले कोई भी कॉमन नहीं है डे, तो मतलब 35th डे पर ये वापस दोनों जने मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम तो आपको निकालना आता ही है, हमें एलसीएम निकालना है 5 का और 7 का। 5 का हमारा हो गया 5 × 1, 7 को हम लिख देंगे 7 × 1। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर्स जो हमारे हैं उनको लिख लेते हैं। 5 × 7 लिख दिया तो क्या आ गया 35। यही चीज़ हमने मैनुअली करके दिखा दी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम एलसीएम निकालते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो वापस बता देती हूँ, एलसीएम कहाँ निकालना है, जहाँ पर दो एक्शन अलग अलग इंटरवल्स पर हो रहे हैं और वापस हमें चेक करना है कि दोबारा वो एक साथ सेम टाइम पर कब होंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ उसका एप्लीकेशन समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा अच्छे से विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। साथ ही हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझा और फिर उनके एप्लीकेशंस को भी जाना। तो आई होप कि आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन सभी बच्चों को जो या तो 10th में हैं या फिर अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी।
तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।